हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमोरस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रहबर सीरीज़ में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस ग्रोथ, न्यूट्रिशन और अब हम रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन को हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए। पहले में हमने डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एंड हमने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लेकिन सेकंड लेक्चर में हमने ब्रीदिंग को अच्छे से पढ़ा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा था और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर साइट वो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हुई ब्रीदिंग की बात। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लेकिन होता क्या है, अब हम आज इस वीडियो में रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। असल में जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। देखिए होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मैंने आपको बताया था, ये मान लो एक एल्वोलाई है। इसी तरह 150 मिलियन एल्वोलाई एक लंग में है, 2 लंग में है, 300 मिलियन एल्वोलाई पूरे लंग में ऐसे स्कैटर हुए हैं ये एल्वोलाई। और इन्हीं में फाइनली एयर पहुंचता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्री, और इन्हीं में फिर गैसेस एक्सचेंज होता है। यानी यहाँ से गैस किस में चला जाता है, ब्लड में। O2 चला जाता है ब्लड में, ठीक है। CO2 ब्लड से वापस चला जाता है एल्वियोलाई में और वो हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्या हुआ, जो O2 यहाँ पर पहुँच गया ब्लड में, ये चला जाएगा हार्ट के पास। हार्ट इसको करेगा पंप टू द होल बॉडी। कहाँ पहुँचाएगा इसको, होल बॉडी। जो हमारी पूरी बॉडी है उसको पहुँचाएगा इस ऑक्सीजन को। ठीक है, हर कोई सेल इस ऑक्सीजन को रिसीव करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड। जिस सेल को ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होगी वो ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रैप करेगी, और जिसको कम नीड होगी वो कम ऑक्सीजन ट्रैप करेगी। अब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ। अब मान लो आप ये सेल है, इसके ब्लड कैपिलरीज आसपास जो गुजर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो O2 है ये ड्यू टू डिफ्यूजन ये का क्या करेगा, ब्लड से चला जाएगा अब इस सेल में। किस में चलाया जाएगा, सेल में। हर किसी सेल में चला जाएगा ये ऑक्सीजन, जिसको जितनी नीड होगी ऑक्सीजन की। अब क्या होगा, ये मान लो ये सेल है, मैं इस इधर बनाता हूँ स्क्वायर शेप सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस एक होता है। ठीक है, इर्द गिर्द क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेल 8th में भी पढ़ा होगा आपने। ये होता है साइटोप्लाज्म, इसमें बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। अब हम एक ऑर्गेनेली की बात करते हैं जो आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यही 2 बनाता हूँ, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को बनाता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, एक बनाता हूँ मैं न्यूक्लियस को। और जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ये प्रेजेंट होता है, जेल लाइक या फ्लूइड लाइक प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं लेकिन हम यहाँ उनकी बात नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हर किसी सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया हर किसी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, चाहे प्लांट की सेल है, चाहे एनिमल की सेल है, चाहे यूनिसेलुलर है, चाहे मल्टीसेलुलर है। यानी यूकैरियोट जो भी है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो पहुंच गया अब सेल में, क्या पहुंच गया, सेल में। अब सेल इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगी। लेकिन सेल में क्या और पहुंचा है, ग्लूकोज। जो डाइजेशन में एब्जॉर्ब हुआ था ग्लूकोज, वो भी इसी तरह थ्रू ब्लड स्ट्रीम सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी, और हर कोई बॉडी इसको ऑब्टेन करता है ग्लूकोज को एज पर नीड। ठीक है, जिसको जितनी ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उतना ग्लूकोज ऑब्टेन करता है फ्रॉम ब्लड। अब क्या पहुंच गया सेल में, सेल में पहुंच गया अब ग्लूकोज भी, ऑक्सीजन भी। अब क्या करेगी ये सेल, इस ग्लूकोज को इसको तोड़ना है, इस ग्लूकोज को इसको तोड़ना है इस सेल को, और वहां से निकालनी है एनर्जी, और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल खुद के लिए करना है। ठीक है, इसके लिए इसको कौन मदद करेगा, ऑक्सीजन। ये मैं किन की बात कर रहा हूँ, उनकी एरोबिक रेस्पिरेशन जो दिखाते हैं, क्योंकि उनमें जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो एनारोबस होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। उनमें क्या होता है वो हम फिर देखेंगे। अभी हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे, एरोबिक। पहले मैं बताता हूँ रेस्पिरेशन, अगर कभी पूछा गया व्हाट इज रेस्पिरेशन, जैसे मैंने बोला व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ एयर, या इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, उसको हम कहते थे ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या है,
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। यानी जब हम इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और वहां से क्या निकालेंगे, एनर्जी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर फिर हमने इसमें ऑक्सीजन का सहारा लिया तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी अगर हमने इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज को तोड़ा, वहां से एनर्जी निकाली, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमने क्या किया, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया ग्लूकोज को तोड़ने में, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी निकाली, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम डिटेल में पहले पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है, आप ये बात याद रखना, जो मैंने अभी तक बताया ये आपने पढ़ना है। ठीक है, ये क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। जैसे मैंने कहा, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इट इज जस्ट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज जस्ट ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट, जो मैंने अभी बताया। यानी फिर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, यानी क्या होता है रेस्पिरेशन, फिर फूड को तोड़ना और वहां से एनर्जी निकालना। ठीक है, अगर हम अब इस सिंपल फूड को ब्रेक करेंगे और वहां से एनर्जी निकालेंगे इनसाइड द सेल, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सिंपली आप याद रखना, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी। सेल जब इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और वहां से एनर्जी निकालेगी, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये सेल में होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, where glucose is broken down and energy is released, which is then stored in the form of ATP, जो हमने कल पढ़ा, and this ATP is then utilized according to the need of the cell. ठीक है, for different metabolic reactions. अब क्या हम काम करते हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है। मैं इस चार्ट से आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज डिफरेंट पाथ से होता है। देखिए, ग्लूकोज जो सेल में पहुंच गया, ग्लूकोज की फार्मूला मैंने बताया C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला क्या है, CO2, ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है, O2, इसी तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फार्मूला है C6H12O6। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये होती है फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब क्या होगा, ये पहुंच गया सेल के साइटोप्लाज्म में, कौन, ग्लूकोज। ठीक है, कहां से, ब्लड से। ठीक है, पहुंच गया ये। अब क्या होगा, अब पहले ये ग्लूकोज टूटता है 2 चीजों में। किन चीज़ों में टूटता है, एक पायरुविक एसिड और थोड़ा बहुत निकलती है एनर्जी, और ये एनर्जी रहती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। याद रखना आप, ये रहती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। थोड़ा बहुत एनर्जी निकलती है जब ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। याद रखना, ये बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2। पायरुविक एसिड में कार्बन कितने होते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं C6, यानी कितने कार्बन एटम्स है, 6। इसी तरह पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। याद रखना, पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 3। इसीलिए ग्लूकोज का 6 एटम वाला ये जो है एक मॉलिक्यूल, ये किस में टूटेगा, 2 पायरुविक एसिड जिसमें होते हैं 3 कार्बन। देखिए, इसमें होते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, तो कितने पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 बन गए। थोड़ा बहुत एनर्जी निकल गई, वो होती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी पूछा गया व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन
की बात नहीं करते हैं। अभी ये जो होता है ये दोनों में होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये स्टेप दोनों में होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें ग्लूकोज सिंपली टूटता है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में और थोड़ा बहुत एनर्जी निकलती है। ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर कभी पूछा गया क्या ग्लाइकोलिसिस एरोबस में होती है या एनारोबस में होती है, आप बोलना दोनों में होती है, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये स्टेप हर किसी में होगा, चाहे एरोब हो चाहे एनारोबिक हो। ठीक है, दोनों में ये स्टेप कॉमन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें बनते हैं दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी थोड़ा बहुत निकलती है। अब जो पायरुविक एसिड बन गया, क्या बन गया? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। कभी कभी आप हायर क्लासेस में इसको सुनोगे पायरुवेट, ये सेम है। ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल्स ये बन गए? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो। कहाँ पर होती है ये रिएक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है एरोबस में या एनारोबस में, आपको कहना है बोथ। इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन कोई दिखाता हो चाहे एनारोबिक, दोनों में ये स्टेप हो जाएगा। यानी ग्लूकोज टूटेगा दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी थोड़ा बहुत निकलेगी, वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर कभी पूछा गया इस स्टेप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, होता ये दोनों में है, एरोबस में भी एनारोबस में। अगर कभी ये पूछा गया ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन साइटोप्लाज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी सेल के किस पोर्शन में होती है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज एंटर होता है तो ये ग्लूकोज फिर साइटोप्लाज्म में ही टूटता है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी निकलती है थोड़ी बहुत, और वो एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हुई, अभी हुआ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ये दोनों में होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बने, कितने बने? ये दो। अब ये डिपेंड करता है, अगर इनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल गई तो हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इस पायरुविक मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल गई तो उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। पायरुवेट का बनना, पायरुविक एसिड का बनना, ये दोनों में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, साइटोप्लाज्म में है। यानी ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। उसके बाद जो स्टेप्स है वो अलग अलग होती है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चार्ट अच्छे से दिया गया है। देखिए, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो इसके बाद जो रिएक्शन है वो कहाँ होगी? फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में, अब जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाएंगे तो ये पायरुविक मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएंगे। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो पायरुवेट मॉलिक्यूल टूटेंगे साइटोप्लाज्म में ही, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं टूटेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हायर क्लासेस में आप इन डेप्थ पढ़ोगे, फिर किस स्टेप में क्या होता है ये आप डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या होता है, जो ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चले जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना, वहाँ पर चला जाएगा ये पायरुविक एसिड। और वहाँ पर ये पायरुविक एसिड टूट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पायरुविक एसिड टूट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन? ये। ठीक है, वहाँ क्या बनेगा? जब ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा तो वहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है, और वो एनर्जी रहती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। थोड़ी एनर्जी बनी थी ग्लाइकोलिसिस स्टेप में। अब जो सेकंड स्टेप हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात मैं करता हूँ, वो होती है, अगर कभी आपको पूछा गया सेकंड स्टेप जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, ऑक्सीजन भी वहाँ पहुँच जाता है, और ऑक्सीजन इस पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, क्या बनाता है? CO2
वाटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी बनती है और स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये CO2 बाहर चला जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से वापस चला जाता है ये किस में, ब्लड में, और ब्लड इसको ले जाता है वापस लंग्स के एल्वियोलाई के पास, और वहाँ पर होता है वही डिफ्यूजन, और ये चला जाता है थ्रू लंग्स, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और हम एक्सहेल करते हैं इस CO2 को। वाटर वहीं पर रहता है, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन गर्ज क्या था, हमें एनर्जी बनाना, वो बनती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर कभी पूछा गया एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, CO2 बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी बनती है जिसको हम स्टोर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये हुई एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है। अगर कभी पूछा गया है एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए, क्योंकि इनमें भी ग्लाइकोलिसिस होती है, वहाँ तक सेम है दोनों में। अब जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके भी दो टाइप्स हैं, यानी पायरुविक एसिड को अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन। फिर भी ये दो तरीकों से टूट सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस पे पायरुविक एसिड दो तरीकों से टूट सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, वो कहाँ हुई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल टूट गए CO2 में, वाटर में, और एनर्जी में। एनर्जी रह गई स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ये ATP, CO2 चला गया बाहर, ठीक है। अब होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो तरीकों से होती है। यानी यहाँ पर देखिए आप, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, या समटाइम्स इसमें भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई, इसमें दो स्टेप्स हो सकते हैं। या तो होगी फर्मेंटेशन प्रोसेस, यहाँ पर दिया गया है, या तो होगी फर्मेंटेशन प्रोसेस, या तो होगा ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो होगा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो पायरुविक एसिड इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में टूटेगा, या तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटेगा। कौन, पायरुविक का मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है, याद रखना है। देखिए अब क्या करता हूं मैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो रिएक्शन होती है। एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इनके नाम से ही पता चलता है क्या बनेगा। यानी यहाँ पर पायरुविक एसिड से बनेगा अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है, यहाँ से बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें पायरुविक के मॉलिक्यूल्स, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस किस में टूटेंगे, यानी जब मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन ही लिख देता हूँ। यानी क्या होगा, सॉरी, देखिए क्या होगा, जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो टूटेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। XO2 मतलब क्रॉस O2, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं। ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होती है, सॉरी, ये साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप था वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एनारोबिक के जो भी स्टेप्स है इसके बाद वो सारे साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में होता है, इसके बाद पायरुविक एसिड भी टूटेगा इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं इसको यहां पर इरेज करता हूं। देखिए, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल, और किस में टूटता है, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। देखिए कितने ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं। आपने याद रखना है क्या होता है। देखिए क्या बनता है, इथेनॉल। इथेनॉल की फार्मूला क्या है, CH3 CH2OH,
ठीक है। ये है इथेनॉल की फार्मूला CH3CH2OH। ये इथेनॉल बनता है और साथ साथ क्या बनता है, CO2, याद रखना। और बनती है एनर्जी, ये एनर्जी रहती है इन एनारोबस में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। लेकिन एनर्जी जो यहाँ बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो कम बनती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। मेरे कहने का मतलब है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, ये एनारोबस में होती है, एरोबस में होती है। एरोबस में फिर क्या होता है, ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, वहां ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं ये CO2, वाटर एंड एनर्जी। वहाँ जो एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन एनारोबस में जो ये होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इन दोनों में भी एनर्जी बनती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो एनर्जी कम होती है, ये एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इथेनॉल बन गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल, इथेनॉल। इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कभी कभी क्या होता है, कभी ये पूछा जाता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 बनता है कि नहीं। यस, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो इसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें CO2 नहीं बनेगा, उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी, लेकिन CO2 नहीं बनेगा। ये भी क्वेश्चन आया है क्या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किस में CO2 इवॉल्व होता है। याद रखना वो होता है किस में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो बनता ही है, वो हमने पढ़ा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 बनता है, वो बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ठीक है, ये होता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये किस में होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट, जो एक फंगई है, कौन है फंगई, यीस्ट, इसमें होती है। एग्जाम्पल याद रखना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन यीस्ट, इन विच यीस्ट सेल क्या करती है, वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस पहले करती है, फिर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, इथेनॉल बनाती है, और बनाती है CO2, और बनाती है एनर्जी जो स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। कभी आपने सोचा होगा, जो वो होता है ना बेकर शॉप, यानी जो बेकरी में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तभी जब वो बनते हैं ना वो बेकरी प्रोडक्ट्स, वो प्लफी हो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब स्वेल हो जाते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस यीस्ट। उसमें उसने यीस्ट को डाला होता है। यीस्ट क्या बनाता है, CO2 उसको प्लफी अपीयरेंस देता है। ये आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, ये आप 12th में पढ़ोगे, ठीक। ये आपने याद रखना है, यीस्ट में होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, CO2 इवॉल्व होता है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये होता है तब जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का क्या मतलब है, उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है जितना नीड होता है, या कभी कभी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है। जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो फिर क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की मदद से साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है लैक्टिक एसिड यानी पायरुवेट मॉलिक्यूल टूटते हैं लैक्टिक एसिड में, और टूटते हैं और निकलती है एनर्जी। याद रखना है, यहाँ पर भी जो एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, कम, और स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जहाँ भी एनर्जी बनेगी वो स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और निकलती है एनर्जी। यहाँ CO2 नहीं बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनता है, इसके बरकस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 बनता है। वहाँ पर भी एनर्जी बनती है, यहाँ पर भी, लेकिन इन दोनों में कम बनती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर बन गया लैक्टिक एसिड, क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की मदद से। कहाँ होगी ये रिएक्शन भी, साइटोप्लाज्म में। इसकी एग्जाम्पल क्या है, हमारी मसल सेल, जो मैंने कल बताया था, मसल सेल जो हमारी है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा एनारोबिक मैकेनिज्म है उससे इनसफिशिएंट एनर्जी मिलती है इनको। फिर जो हमारे मसल सेल्स है ये एनारोबिकली ग्लूकोज को तोड़ते हैं और वहाँ से बनाते हैं लैक्टिक एसिड और निकालती है एनर्जी जो हमें उस टाइम ज़रूरत पड़ती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स है उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ग्लूकोज तेज़ी से टूटना चाहिए। लेकिन जो हम एरोबिकली टूटते हैं तो वो उसको कोप अप नहीं कर पाता है, इसलिए जो हमारी मसल सेल्स है वो साथ साथ एनारोबिकली भी
ग्लूकोज को तोड़ती है और वहाँ से एनर्जी हासिल करती है और उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर क्या होता है, आपने सुना होगा, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें होता है क्या, क्रैम्प्स। ठीक है, फिर हमें क्रैम्प्स होता है, फिर हम नेक्स्ट दिन चल ही नहीं पाते हैं, टांगों में दर्द, मसल्स को फिर टच करने से पेन होती है, तो होती है ना, वो थक जाते हैं हमें, उनको हम कहते हैं क्रैम्प्स। फिर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं हमें, हम नेक्स्ट दिन मतलब थके हुए होते हैं, पेन होती है मसल्स को। वो क्यों होती है? क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम एनारोबिकली जो हो गई रेस्पिरेशन, वहाँ एक्यूमुलेट क्या हो गया, साथ साथ एनर्जी तो निकल गई, ये हमारे मसल साथ साथ इस्तेमाल करते रहे ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, लेकिन साथ साथ जो लैक्टिक एसिड बन जाता है वो हमारे मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होता है और यही हमारे मसल्स को फिर क्रैम्प्स देते हैं और हमें फिर पेन होती है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे मसल सेल्स में क्या हुआ होता है एक्यूमुलेट आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इससे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको फिर भी उतना डीप नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना आपके यहाँ पर दिया गया था एनसीईआरटी में उतना मैंने बताया। देखिए अब हम यहाँ देखेंगे ये जो फर्मेंटेशन है ये कौन सी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें क्या बन गया, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, CH3Cl2OH, CO2 बनता है देखिए और एनर्जी निकलती है, लेकिन ये एनर्जी कम निकलती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाँ ठीक है, ये फर्मेंटेशन यहाँ पर दिया गया है, इनटू पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल CO2 एंड ये बाई यीस्ट। असल में इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ जो बनता है वो क्या बनता है, इथेनॉल। ठीक है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में याद रखना आप, वहाँ CO2 रिलीज होता है। किस में होता है, ये यीस्ट में, जो मैंने अभी आपको बताया। एनर्जी भी बनती है लेकिन थोड़ा बहुत कम बनती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, accumulation of lactic acid cause muscle fatigue, it occurs after rigorous exercise। सॉरी ये क्लियर नहीं है, रिगोरस यानी आफ्टर हैवी एक्सरसाइज हमें जो फैटिग होती है, क्रैम्प्स होते हैं, वो होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारे मसल सेल्स में जो होता है, हमारे मसल सेल्स में जो होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की मदद से वहाँ पर होती है क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और वहाँ बनता है लैक्टिक एसिड, और ये एनर्जी हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, लेकिन साथ साथ जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है उससे हमें फैटिग होती है और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एरोबिक का बताया। ठीक है, ये था मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पहुँचते हैं रेस्पिरेशन, जो हमने कल पढ़ा था एरोबिक एंड एनारोबिक। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है वो होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद जो रिएक्शन होती है यानी पायरुविक एसिड का टूटना इनटू एनर्जी एंड CO2 एंड वाटर, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप याद रखना है, यानी यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर आकर्स इन साइटोप्लाज्म, एनारोबिक सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस भी होती है साइटोप्लाज्म में, चाहे फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, वो भी होती है फिर साइटोप्लाज्म में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स है CO2 एंड वाटर, बिल्कुल, वहाँ एनर्जी भी निकलती है। इसके एंड प्रोडक्ट्स है अल्कोहल इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक प्रोसेस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो मैंने बताया। यहाँ पर होती है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो मैंने आपको बताया। वो फिर स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, सेल उनको स्टोर रखती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। जब सेल को वो ज़रूरत पड़ती है एनर्जी, तो वो फिर इस ATP को तोड़ती है और वहाँ से एनर्जी हासिल करती है और उसका इस्तेमाल करती है, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद जो है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इसका थोड़ा मैं बहुत रिवाइज कराता हूँ। नॉस्ट्रल, नेजल पसेज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। फिर मैंने बताया था ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। फिर मैंने बताया था एल्वियोलर और ब्लड कैपिलरीज, इनके दरमियान होता है। फिर गैसेस एक्सचेंज, ये मैंने बताया था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हम कल पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, यानी ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है।
ठीक है, ये हमें पढ़ना था ब्रीदिंग में ही, लेकिन बीच में आ रहा था ये रेस्पिरेशन का टॉपिक। रेस्पिरेशन को हमने अच्छे से पढ़ा, हाउ ए सेल कैन यूटिलाइज द ग्लूकोज एंड ऑब्टेन द एनर्जी, ठीक है, वो हमने पढ़ा। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइल एज ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन बोथ एरोबस एंड anaerobes. While as the second step is fate of oxygen, whether pyruvate molecules get the oxygen or not get the oxygen, it depends upon the availability and non availability of oxygen. अगर ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को मिल गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल गया तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो होता है साइटोप्लाज्म में। ये हमने अच्छे से पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।